अब जो है फोर्थ प्रोसेस जो कि इवेपोरेटर के अंदर होता है, वो प्रोसेस 4 से 1 है ना। यानी कि प्रोसेस 4 से 1 जो है ये फिर से ये आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन इन द इवेपोरेटर, मतलब हो गया कि जो इवेपोरेटर है उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर, है ना। यानी कि ये इवेपोरेटर है। तो इवेपोरेटर ये हमारा जहाँ पे हमें कूल करना है स्टोरेज के अंदर ये सेटअप होता है, यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर ये लगा हुआ रहता है जहाँ पे हमें कूल करना है। तो यहाँ का भी प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, ये स्टोरेज से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे अभी हम लोग देखे कि थ्रोटल वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट यहाँ आउट होती है, जब इसकी लार्ज प्रेशर ड्रॉप होने के चलते यहाँ की उसकी टेम्परेचर जो है स्टोरेज से भी टेम्परेचर से भी लोअर चला जाता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाती है यहाँ पर। तो जब ये इवेपोरेटर में इन करता है तो यहाँ से वो हीट को गेन करना शुरू कर देता है, और ये गेन करने के साथ साथ इसकी जो फेज चेंज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और फेज चेंज के दौरान यहाँ से ये लेटेंट हीट को ये गेन करता है, और मतलब लेटेंट हीट के रूप में ये रेफ्रिजरेंट गेन करता है और स्टोरेज को कूल करता है। तो ये इंटायर प्रोसेस जो है ये किस पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इवेपोरेटर के अंदर जो है नो चेंज इन प्रेशर, किसी भी प्रकार का प्रेशर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन इन द इवेपोरेटर। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे एट इंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर पे। तो यहाँ पर भी इक्वेशन लगाएंगे तो इंथैल्पी एंट्री पे क्या होगा, H4 प्लस V4 स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट चेंज है पर यूनिट मास। फिर इंथैल्पी जो इवेपोरेटर के आउटलेट पे है H1 प्लस V1 स्क्वायर/2 जो काइनेटिक एनर्जी है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो GZ1 है, और वर्क का चेंज। तो वर्क चेंज यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेटर में भी, ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में भी ना तो हम किसी भी प्रकार का वर्क देते हैं और ना ही इवेपोरेटर से हमको किसी भी प्रकार का वर्क मिलता है। इसमें वर्क ट्रांसफर जो है वो क्या होती है, जीरो होता है, कोई वर्क की ट्रांसफर नहीं होती है, तो यहाँ जीरो लेंगे। लेकिन यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होता है, ये स्टोरेज से हीट को क्या करता है, गेन करता है ना। तो यहाँ पर हीट रेफ्रिजरेंट के हीट का जो चेंज होगा वो होगा, लेकिन वर्क में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे और आउटलेट पे सेम है, जैसा फ्लो जितना फ्लो रेट से इवेपोरेटर के अंदर जाएगा उतना ही फ्लो रेट से ये बाहर आएगा। दोनों की पोटेंशियल हाइट भी सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वर्क जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया कि जो हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास है वो H1 इधर है, H4 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो H1 माइनस H4 है ना। यहाँ पर अगर 1 kg रेफ्रिजरेंट की बात करें तो यहाँ पर हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर हीट जो है इवेपोरेटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पर QS उसका क्या है, हीट सप्लाई है, तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग प्लस साइन ही लेते हैं, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, QS जो हो जाएगा वो H1 माइनस H4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज जो इवेपोरेटर के अंदर होगा H1 माइनस H4, वही उसकी क्या होगी, हीट सप्लाई होगी। इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा। यही हम लोग का जितना ये हीट स्टोरेज से ये मतलब गेन कर ले, जितना एब्जॉर्ब कर ले, वही हमारा क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यानी यही QS का जो वैल्यू है यही हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द स्टोरेज, स्टोरेज से जितना हीट को वो एब्जॉर्ब करता है उसी को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो यही QS जो है क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, और ये बराबर है H1 माइनस H4 इंथैल्पी चेंज के बराबर। तो इस तरह से हम 4 डिवाइस जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज हो रहा है, उस चारों डिवाइस का 4 प्रोसेस देख लिए। उसमें 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक था, जो कंप्रेशन नहीं, एक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है कंप्रेसर का, कंडेंसर में फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया। फिर जो है थ्रोटल में जो है ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, यानी थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो, की जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहलाता है। और इवेपोरेटर के अंदर जो है ये फिर से अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो 2 आइसोबारिक, एक आइसेंट्रोपिक और एक जो है थ्रोटलिंग यानी आइसेंथाल्पिक। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर वेपर कंप्रेशन जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, हमको अगर पूछेगा कि इसका COP कितना होगा, इसका CO, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइनली निकालते हैं कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी COP कितनी होगी, यानी इस साइकिल का COP कितना होगा। तो COP जो रेफ्रिजरेटर का होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमें मिलता है आउटपुट हो गया, यही हमारा क्या है, आउटपुट है। और जितना हम कंप्रेसर में वर्क दिए तो यही हमारा इनपुट हो गया। तो आउटपुट बाय इनपुट यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बराबर हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो हम लोग अभी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ निकाले कितना, H1 माइनस H4। ये हमारा H1 माइनस H4 क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया। और उसके बाद जो है हम लोग फर्स्ट में कंप्रेसर वर्क यहाँ पर निकाले थे, यही वर्क इनपुट है, वो है H2 माइनस H1। तो यहाँ पर वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो COP जो रेफ्रिजरेटर का होगा वो H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। दोनों का यूनिट जो है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, मतलब फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा। COP का तो ऐसे भी यूनिट होता नहीं है। तो इस तरह से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हम लोग क्या निकाल लिए, COP निकाल लिए, है ना। अब इसी 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 चीज चारों प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पर एक साइकिल के रूप में हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। जैसे कि कल के क्लास में हम लोग एक वेपर डोम बनाए थे, टेम्परेचर और इंट्रोपी का जो डायग्राम है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट लेकर के हम लोग यहाँ वेपर डोम बनाए थे। तो एक वेपर डोम जो है इस तरह का आया था, है ना। तो उसमें से जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है ना, वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 1 जो है यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड के स्टेट में इन करता है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में। तो ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन इस स्टेट में कंप्रेसर में इन करता है, और 1 से 2 प्रोसेस जो है ये क्या है, आइसेंट्रोपिक है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक हो गया। तो यहाँ पर इंट्रोपी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 से 2 हो गया। ये जो है, ये दोनों जो कर्व है ये हमारा बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर का है। ये दोनों जो है, दोनों ही कर्व में प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब हम लोग चार्ट पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचते हैं TS डायग्राम पे, तो ये डोम के अंदर तो ये सीधा सीधा जाएगा, और उसके बाद जैसे ही यहाँ सैचुरेटेड वेपर से निकलेगा तो ये सीधा का इस तरह से कर्व ले लेता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ये दोनों। इसमें ये जो प्रेशर है ये हमारा इवेपोरेटर प्रेशर कहलाता है, ये इवेपोरेटर प्रेशर है। और ये जो है हमारा क्या है, कंडेंसर प्रेशर है ना। दो ही जो VCRS है, VCRS में मतलब एक इवेपोरेटर प्रेशर है और एक कंडेंसर प्रेशर है। यहाँ पर कंप्रेसर जो है इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा के कंडेंसर प्रेशर तक कंप्रेस कर देता है, और थ्रोटल जो है कंडेंसर प्रेशर से उसकी प्रेशर ड्रॉप करके वापस इवेपोरेटर प्रेशर तक उसके प्रेशर को ड्रॉप कर देता है।
तो 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो ये सीधा लाइन आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर में। तो 2 से लेकर के इसका ग्राफ जो है वो वेपर डोम के यानी ड्राई सैचुरेटेड लाइन, वेपर लाइन तक ये इस तरह से आएगा, हल्का सा मतलब कर्वेचर हल्का होता है, लेकिन एज ए स्ट्रेट लाइन ही हम इसको एज्यूम करते हैं। तो ये इस तरह से स्लोप होकर के आएगा, फिर यहाँ आकर के ये सीधा लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके दौरान क्या होती है, उसका टेम्परेचर, उसका जो मतलब प्रेशर जो है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर उसकी टेम्परेचर भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये लेटेंट हीट को क्या करता है, यहाँ पर रिमूव करता है। कंडेंसर में ये फेज चेंज होता है, यहाँ पर ये गैसियस वेपर जो है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर ये टेम्परेचर का सीधा लाइन हो गया। तो पहले 2 से यहाँ तक सेंसिबल हीट, सुपर हीट से पहले जब डी सुपर हीटिंग होगा, तो सुपर हीट से सैचुरेटेड तक उसकी डी सुपर हीटिंग होगी। अब फिर 2 से 3 जो है यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, है ना, जिस दौरान वो लेटेंट हीट को वो रिजेक्ट करेगा, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा। फिर 3 से 4 क्या है, एक आइसेंथाल्पिक थ्रोटलिंग प्रोसेस है। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, एक इरिवर्जिबल होता है। तो इरिवर्जिबल का मतलब सॉलिड लाइन से हम लोग नहीं खींच सकते हैं ग्राफ पे, ठीक है, इसीलिए इसको जनरली डॉट डॉट करके खींचा जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, वो आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है। इंथाल्पी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर प्रेशर दोनों ड्रॉप करेगी। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व टाइप का ग्राफ होगा, और वो 3 से फॉल यहाँ पर थ्रोटलिंग प्रोसेस हो गया, है ना। और इस कंडीशन 4 कंडीशन पर वो वापस जो है इवेपोरेटर में इन करता है, और यहाँ से फिर से वो लेटेंट हीट वो स्टोरेज से, यहाँ से स्टोरेज से गेन करता है, और वो मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये लिक्विड मतलब एक मिक्सचर के रूप में एंट्री किया इवेपोरेटर में, और वहां से वो हीट को गेन करके वो वेपराइज करते हुए जब वो इवेपोरेटर से आउट हुआ, तो उस समय उसकी स्टेट क्या थी, सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड उसकी क्या थी, स्टेट थी, है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये हमारा टीएस डायग्राम पे क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, वेपर कंप्रेशन साइकिल का। ठीक है, तो इसमें 3 चीज हम लोग यहाँ पर कंप्रेशन में 3 लाइन लिए हैं। एक हमारा 1 डैश से 2 डैश, जो कि हमारा यहाँ पर अभी ड्राई सैचुरेटेड तक गया भी नहीं है, यहीं से अगर इसी पॉइंट पे अगर कंप्रेसर में एंट्री ले लेता है 1 डैश पे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेट कंप्रेशन, है ना। इसी पॉइंट पे अगर ये ले लिया, कंप्रेसर में चला गया, तो इसको हम लोग कहते हैं वेट कंप्रेशन। मतलब अभी वो ड्राई नहीं हुआ, पूरा वेपर नहीं कन्वर्ट हुआ था, अभी लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, और वो कंप्रेसर में एंट्री कर गया, तो उस कंप्रेशन को वेट कंप्रेशन कहते हैं। अगर वो ड्राई सैचुरेटेड में गया इस कंडीशन 1 पे, तो इसको हम लोग ड्राई कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर ये स्टेट जो है ये सुपर हीटेड स्टेट है, तो अगर सुपर हीटेड स्टेट में एंट्री किया कंप्रेसर में, तो इसको सुपर हीटेड कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम नीचे लिख भी दिए हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो साइकिल है वो बताता है ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन साइकिल, जबकि 1 डैश 2 डैश 3 4 जो है ये एक वेट कंप्रेशन साइकिल है, और 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 4 जो है एक सुपर हीटेड कंप्रेशन साइकिल है। तो कुछ भी हो सकता है, जिस स्टेट में कंप्रेसर में इनलेट होगा उस तरह का उसका कंप्रेशन कहलाएगा। उसमें जो ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन साइकिल है इसको हम लोग स्टैंडर्ड VCC वेपर कंप्रेशन साइकिल कहते हैं। तो इस तरह से टीएस डायग्राम में इस तरह से बनेगा। सिमिलर केस में जो पीवी डायग्राम होगा, पीवी डायग्राम में भी इस तरह का वेपर डोम आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़े होंगे कि थोड़ा सा ज्यादा ये कर्व हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर जो है
ये ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है ना, और इस तरह से इसे नीचे जो है तो ज्यादा लॉन्ग होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ खींचने में थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग को यहाँ प्रोसेस समझना है। तो वही प्रोसेस को इसमें हम लोग पीवी डायग्राम पर सेम चारों प्रोसेस को खींचेंगे। तो यहाँ पर ये हल्का कर्वेचर आएगा, ठीक है। यहाँ 1 से 2 हो गया, ये 1 डैश से 2 डैश हो गया, और ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये भी इवेपोरेटर में भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, तो इसमें भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट का नाम दे देंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, पीवी डायग्राम पे ये ग्राफ आया। सेम साइकिल जो है पीवी डायग्राम पे है। सेम साइकिल जो है एच एस डायग्राम, जिसको हम मॉयलर डायग्राम कहते हैं, उस पे है। तो मॉयलर डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है इस तरह से ऐसे कर्वेचर आता है कि यहाँ पर कन्वर्ज करता है, और जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये दोनों ही डाइवर्ज कर जाता है ना, दोनों के बीच का गैप लगातार बढ़ते जाता है। तो ये दोनों ग्राफ जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम एच एस डायग्राम पे इस तरह से खींचते हैं। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है, तो ये सीधा लाइन होगा। और 3 से 4 आइसेंथाल्पिक, तो आइसेंथाल्पिक में तो ये लगभग हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। लेकिन प्योर मतलब थ्रोटलिंग भी प्योर नहीं होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये मतलब नीचे फॉल ऐसा लग रहा है कि H3 और H4 में जो है सो गैप है, मतलब इंथाल्पी का यहाँ ड्रॉप हुआ है। लेकिन ये इसको हम चूंकि फिगर में दिखाना है, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ लिए, नहीं तो ये एकदम जो है सो ऐसे हॉरिजेंटल करते हुए जो है सो आगे की ओर है, ठीक है। ऐसे भी एक्चुअल प्रोसेस तो प्योर होता नहीं है। प्योर आइसेंथाल्पिक कहेंगे कि H3H4 होगा, वो संभव ही नहीं है, वो आइडियल केस में ही हम इसको एज्यूम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए कि 3 से 4 क्या है, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो 3 से 4 ये आइसेंथाल्पिक हो गया। फिर 4 से 1 जो है यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर है, यही कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे ग्राफ गया हुआ है। पीएच डायग्राम में इस तरह से इसका वेपर डोम बनता है पीएच में, और इसमें जो है दो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन दो हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया। इसमें जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो हल्का सा ऐसे कर्वेचर, हल्का बहुत कम कर्व होता है, लेकिन जनरल कोई कोई बुक में स्ट्रेट भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा लाइन होता है, और तो इसीलिए एज ए की स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखता है। तो यहाँ पर ये सुपर हीटेड का हो गया कंप्रेशन, ये ड्राई कंप्रेशन, ये वेट कंप्रेशन। और फिर ये आइसोबारिक प्रोसेस 2 से 3, 3 से 4 आइसेंथाल्पिक। तो यहाँ पर इंथाल्पी क्या है, कांस्टेंट है, जितना 4 पे उतना ही 3 पे। फिर 4 से 1 आइसोबारिक। तो इस तरह से ये चारों प्रोसेस जो है हम लोग पीएच डायग्राम पे दिखा दिए। तो इस चारों डायग्राम का शेप जो है, कर्व जो है, वो हम लोग याद रखेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस है। सब में वही है, बस केवल उसका जो ड्रॉ करने की जो मतलब ड्राइंग जो है वो सिर्फ अलग अलग है, वेपर डोम अलग अलग है, कर्वेचर अलग अलग है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो इस तरह से हम वेपर कंप्रेशन साइकिल को पीवी, टीएस और एचएस और पीएच, ये चारों पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो मतलब इस तरह से हम इसको खींच